तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारी बेटी यदि धोखे से मेरे बेटे से शादी कर लेगी तो मैं तुम्हारी बेटी को खुशी खुशी अपना लूंगी? कभी नहीं अपनाऊंगी। वह मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, मेरी एक ही बहू है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों ने अपनी बेटी को ऐसे ही संस्कार दिए थे। यही चाहती थी ना आप कि आपकी बेटी मेरे देवर से शादी कर ले? देखिए, आप जो भी बोल रही है ना, सोच समझ कर बोलिए। भले ही हमारी हैसियत आप लोगों की हैसियत जितनी नहीं है, लेकिन हम लोग इंसान की भावनाओं को समझते हैं। कभी किसी का इस तरह से तिरस्कार नहीं करते हैं हम लोग। और रही बात हमारी बेटी की, तो इस रिश्ते की शुरुआत ना आपके घर से ही हुई थी। लेकिन तुम लोगों को तो यह बात साफ साफ पता थी ना कि मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। फिर तुम लोगों ने अपनी बेटी को समझाया क्यों नहीं? माफ कीजिएगा, मैं इस तरह से बहस तो नहीं करना चाहती, लेकिन जब आप अपने बेटे को ना समझा पाई तो हम अपनी बेटी को कैसे समझाते? और आप ये बात कैसे भूल सकती हैं कि हमारी बेटी को सबसे पहले आपके ही पति ने अपने बेटी के लिए पसंद किया था। हम तो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आपके घर नहीं गए थे, जो आप इस तरह से राशन पानी लेकर हमारे सिर पर चढ़ गई हैं। देखिए बहन जी, यह तो हमारी शराफत है कि हम लोग घर आए मेहमान को भगवान का दर्जा देते हैं। नहीं तो आपकी हिम्मत ना थी कि आप हमारे घर में आकर हमारे सामने खड़े होकर हमें और हमारी परवरिश के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। खुद का सिक्का खोटा है, शायद वह नजर नहीं आ रहा है आपको। अगर आपके बेटे ने मेरी बेटी को हिम्मत ना दी होती ना, तो आज यह सब होता ही नहीं। सब जानती हूँ मैं तुम्हारी चाल को। तुम लोगों ने ही मिलकर मेरे बेटे को उकसाया होगा। देखिए, अब आप अपनी बकवास बंद कीजिए। हमारी शराफत का ना आप गलत फायदा मत उठाइए। हाँ, जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को अच्छे से बताकर जाऊंगी। चाहे तुम्हारी बेटी मेरे चौखट पे नाक भी रगड़ दे या मेरे पैर पकड़कर भी बैठ जाए ना, तो उसे मैं जिंदगी भर अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही मेरे 2 बेटे रहेंगे, लेकिन बहू तो एक ही रहेगी, जिसको मैंने ससम्मान पूरे रीति रिवाज के साथ, ढेरों दहेज के साथ अपने घर की बहू बनाई है। चलो आरती। हाँ चलिए मम्मी जी। वैसे भी इन गरीबों के घर में खड़ा होना भी कौन चाहता है? वह तो मजबूरी में मुझे आपके साथ यहाँ आना पड़ा था। आशा, हमारी काव्या ने ये क्या कर दिया? ऐसे घमंडी लोगों के साथ वह कैसे रह पाएगी? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी को हमने हर परिस्थिति में खुश रहना सिखाया है। आशा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमने अपनी बेटी और विकास बाबू की बात मानकर कोई गलती तो नहीं कर दी। नहीं जी, कोई गलती नहीं की है। विकास बाबू को देखा है आपने, कितने समझदार इंसान हैं, और ऐसे समझदार इंसान के साथ हमारी बेटी हमेशा खुश रहेगी। और वैसे भी हमारी बेटी के ससुर भी तो हमारी बेटी को कितना पसंद करते हैं। और वैसे भी मैं तो शादी ब्याह के मामले में तकदीर को मानती हूँ। भगवान ने जिसको जिसके लिए बनाया है, उसका साथ उसी को मिलता है। और हमारी बेटी का साथ ना विकास बाबू के लिए ही था। देखिए, अब ना आप बिल्कुल चिंता करना छोड़ दीजिए। अरे हमने भी तो अपनी बेटी की खुशी के लिए ये सब किया है ना, नहीं तो क्या हम भी दूसरे माँ बाप की तरह यह नहीं चाहते थे कि हम अपनी बेटी को अपने घर से विदा करें, धूमधाम से उसकी शादी करें? लेकिन ये सब तामझाम से कहीं ज्यादा जरूरी है जी, कि हमें अपने बच्चों की खुशियों की परवाह होनी चाहिए। अगर इतना सब तामझाम करने के बाद भी हमारी बेटी खुश ना रहे, तो फिर यह तामझाम किस काम का? इस तामझाम से तो अच्छी ऐसी शांति की शादी है, जो शादी विकास बाबू और काव्या ने कर ली। चलिए, अब बेटी के साथ जो होना था वह तो हो गया, अब हमें हमारे बेटे पर ध्यान देना है। लेकिन आशा, यह जो भी आज तमाशा हुआ, इस बारे में नीलेश से तुम कोई वार्तालाप मत करना, क्योंकि नीलेश बहुत ही गुस्से वाला है। अगर उसे पता चलेगा कि उसकी बहन के ससुराल वालों ने आकर यह इस तरह से तमाशा किया है और हमें बेइज्जत करने की कोशिश की है, तो नीलेश अपना गुस्सा संभाल नहीं पाएगा। हाँ जी, मैं नीलेश से कोई बात नहीं करूंगी। अब चलिए, आपकी दवाई का समय हो गया है। काव्या, अब तो ये उदासी छोड़ दो। देखो, पापा ने भी खुशी खुशी तुम्हारा स्वागत किया है ना। लेकिन फिर भी दीदी और मम्मी जी मुझे जरा भी पसंद नहीं करते हैं। मैं कैसे सबके साथ रहूंगी? काव्या, तुम्हारे व्यवहार में एक ऐसा जादू है कि एक दिन मेरी माँ और भाभी भी तुमसे दूर न रह पाएगी। जैसे कि पापा ने तुम्हें पहली नजर में पसंद कर लिया था, और पापा की पसंद के बाद मैं भी जब तुमसे पहली बार मिला तो ऐसा लग रहा था मानो मैं सालों से तुम्हें जानता हूँ और तुम ही मेरे जीवन साथी के लिए परफेक्ट हो। देखो, तुम मम्मी या भाभी की किसी भी बात का ना बुरा मत मानना। हाँ, वह दोनों थोड़े सख्ती से पेश जरूर आएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन धीरे धीरे वह भी नॉर्मल हो जाएंगे। तुम जैसी हो काव्या, प्लीज वैसे ही रहना। हाँ विकास जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, तन मन सब कुछ लगा दूंगी मैं इस घर के लोगों को खुश रखने के लिए। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना हो। अच्छा, अब ये ना इमोशनल बातें छोड़ो और जाकर ना सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ। ठीक है। मुझे पूरा यकीन है काव्या अपने व्यवहार से माँ और भाभी का दिल जीत लेगी और एक दिन वह लोग भी खुशी खुशी काव्या को एक्सेप्ट कर लेंगे। मम्मी जी, अब क्या करें? विकास ने तो उस गवार को यहाँ ले ही आया है। मेरे तो तन बदन में आग लग जाती है उसका चेहरा देखती हूँ तो। लेकिन मम्मी जी, विकास ने उस गवार से रजिस्टर्ड मैरिज की है, हम चाहकर भी उसे इस घर से नहीं निकाल सकते हैं।
नहीं तो हमारे ऊपर ही कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, उसे इस घर से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उस घर में उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि उसे अपने फैसले पर रोना आएगा। मैं क्या कहती हूँ मम्मी जी, घर में जो काम वाली बाई लगी है ना, हम उसे हटा देते हैं, और जब यहाँ रही है और 2 टाइम का खाना खा ही रही है, तो क्यों ना इससे ही हम घर का सारा काम करवाते हैं। अरे इस महारानी से काम नहीं करवाएंगे तो क्या हम इसे बिठा कर खिलाएंगे? 2 टाइम खाएगी, वो पैसा अदा करना पड़ेगा। ठीक है, आज के बाद तुम घर के किसी भी काम को हाथ मत लगाना, एक एक काम तुम उस गवार से ही करवाना। यहाँ तक तुम 1 गिलास पानी भी निकाल कर मत पीना। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। रुकिए, मैं उस गवार को ना सबके लिए चाय कॉफी का ऑर्डर देकर आती हूँ। ठीक है, चाहे वो घर का पूरा काम भी खुशी खुशी कर लेगी ना, तब भी मैं उसे अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी। उमा, अब तो ये गुस्सा उस्सा करना छोड़ दो। अब तुम 2 बहुओं की सास बन गई हो। खबरदार, जो आपने मुझसे कहा कि मैं 2 बहुओं की सास हूँ, मेरी एक ही बहू है जिसे मैं ससम्मान ब्याह कर इस घर में लेकर आई हूँ। उस भगोड़ी गवार भिखारन को मैं अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी। उमा, उसे गवार भिखारिन या भगोड़ी कहने की जरूरत नहीं है। उसे तुम्हारे बेटे ने ही पसंद करके इस घर में लेकर आया है, और मेरे हिसाब से उस बच्ची में कोई कमी नहीं है, वह सर्वगुण संपन्न है। खबरदार, सुन लीजिए कान खोलकर, अगर आपने कभी भूल के भी उसकी तारीफ मेरे सामने करने की कोशिश की ना, तो सच बता रही हूँ, मेरे से बुरा कोई ना होगा। तुमसे बुरा है भी कौन? क्या खुसर खुसर कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा था कि घर में 2 बहुएं हो गई हैं, अब तो मन मन का पकवान मिलेगा खाने को। तुम्हें तो खाने के सिवा कभी कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है, अब मानो या ना मानो, लेकिन काव्या इस घर की बहू तो बन ही गई है। हे भगवान, मैं क्या कर लूं? मेरा बस चलता ना तो इसे घसीट कर इस घर से बाहर निकाल देती, लेकिन ना मैं बहुत मजबूरी में हूँ। अब मैं उसे बहू मानूं या ना मानूं, लेकिन वह मेरे बेटे की पत्नी तो बन ही गई है। अब उसे घर से निकालना तो आसान नहीं है, लेकिन मैं भी उसके नाक में दम न कर दी ना, तो मेरा नाम भी उमा नहीं। मम्मी जी, उसे चाय कॉफी बता दी है मैंने, और हाँ, मैंने उससे कह दिया है कि दोपहर के खाने की भी तैयारी कर ले वो। अच्छा किया तुमने। आरती बहू, तुम्हें इस घर में आए 2 साल हो चुके हैं, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की है। तुम्हें जो पहनना है, जो खाना है, जैसे रहना है, जहाँ घूमना है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। लेकिन देखो, अब मेरे सामने ना कुछ मजबूरी आ रही है, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम जल्द ही हमारे इस घर को वारिस दे दो, और पूरी तरह से इस घर की और इस घर की सारी संपत्ति की मालकिन बन जाओ। लेकिन मम्मी जी, ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है ना, क्योंकि देख बहू, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं उसे अपनी बहू मानूं या ना मानूं, लेकिन वह मेरे बेटे की पत्नी तो बन ही गई है, और वह भी कानूनी रूप से, इसीलिए मैं उसे घर से नहीं निकाल सकती। लेकिन हाँ, मैं जो भी करना चाहती हूँ ना, वह सब तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ, ताकि इस गवार को मैं फूटी कौड़ी भी ना दे सकूं, क्योंकि तुम इस घर को पहले वारिस दोगी तो इस घर की हर एक चीज में तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का सबसे ज्यादा अधिकार होगा। ठीक है मम्मी जी। दीदी, मम्मी जी, ये लीजिए चाय। आरती बहू, पहले चाय चक्कर तो देखो कैसी बनाई है इसने। छी, ऐसी चाय बनाते हैं? गवार कहीं की, क्या इससे पहले तूने कभी चाय नहीं बनाया है, या तेरे गरीब घर में कोई चाय नहीं पीता है? दीदी, मैंने तो चाय अच्छी ही बनाई थी। क्या खाक अच्छी बनाई है तूने चाय? अरे ना चाय पत्ती का पता है, ना शक्कर का, और ना ही दूध का। तेरे गरीब घर में ना दूध की कमी होती होगी, इसीलिए तुम लोग इतनी बेढंगी चाय पीते रहे होंगे। लेकिन इस घर में ना ही दूध की कमी है, ना ही शक्कर चाय पत्ती की, इसीलिए आज के बाद ना जरा ढंग की चाय बनाना, समझी ना? जा यहाँ से। आरती, ये क्या तरीका है काव्या से बात करने का? अरे तू तो चुप ही रह मनोज। अगर तूने कभी अपने भाई के ऊपर दबाव बनाकर रखा होता ना, तो आज तेरा भाई इतना बड़ा उल्टा सीधा कदम ना उठाता, तो ये इस भिखारी की औलाद को यहाँ लेकर ना आता। माँ, मैंने आपको कल भी समझाया था कि भले ही आप काव्या को अपनी बहू मानो या ना मानो, लेकिन कम से कम इसे एक इंसान तो मानो। यह भी आप लोगों की तरह जीती जाती जागती इंसान है। भले ही आप लोग इससे कोई रिश्ता बनाओ या ना बनाओ, लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार तो मत करो। और आरती, तुम दोबारा इस तरह का बेहुदा व्यवहार किया ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। नहीं नहीं भैया, आप दीदी को मत डांटिए, वो असल में मेरी ही गलती है। मैंने चाय ढंग की नहीं बनाई थी, मुझसे ही गलती हो गई। मैं आइंदा चाय ठीक से बनाऊंगी। देखा तुमने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उसके बाद भी उसने तुम्हारा ही पक्ष लिया। मम्मी जी देख लीजिए इन्हें, यह मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, वह भी उस कल के आई गवार के पीछे। मनोज, तू ना अपने काम से काम रख, तू बेकार में मेरी आरती बहू को मत चिल्ला, समझा ना? और आज के बाद तू उस गवार से मेरी पढ़ी लिखी सुंदर अमीर बहू की तुलना भी मत करना। माँ, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। एक बहू को सिर पर चढ़ा रही हैं और दूसरे को पैर से रोंद रही हैं। भूलिए मत, यह दोनों ही आपके अपने बेटों की ही पसंद है और उनकी पत्नी है। खबरदार, जो उस गवार अनपढ़ और भगोड़ी लड़की से तुमने मेरी आरती बहू की तुलना की, तो आरती बहू को मैं ब्याह कर ससम्मान इस घर में बहू बनाकर ले आई हूँ, और जिंदगी भर उसका इस घर में सबसे ऊंचा दर्जा होगा। मैं मर भी ना जाऊँ ना, तो
तो उस गवार को कभी अपनी बहू का दर्जा नहीं दूंगी, समझा ना तू? मैं अभी बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मम्मी जी अब क्या करें, यह तो मुझे ही चिल्ला रहे हैं। तू चिंता मत कर उसकी, लेकिन ना तू इस गवार पर हुक्म चलाती रहना, ठीक है मम्मी जी? काव्या, काव्या, ये जो चाय का रायता फैला है इसको क्या तुम्हारी माँ कर साफ करेगी या तुम्हारे पापा? जी दीदी अभी साफ कर देती हूँ। इस लड़के ने तो मेरे सिर में दर्द कर दिया है। ओके मम्मी जी रिलैक्स, ज्यादा टेंशन मत लीजिए आप। चलिए चलकर कमरे में हम मूवी देखते हैं, जिससे आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा। ठीक है चलो। इस तरह काव्या की सास और जेठानी मिलकर काव्या को रात दिन परेशान करती हैं, लेकिन वहीं काव्या के पति ससुर जी और जेठ जी काव्या को बहुत मान सम्मान और प्यार देते हैं। धीरे धीरे 4 महीने का समय बीत जाता है और काव्या तन मन से अपने ससुराल वालों को खुश करने में लगी रहती है। वह सबकी पसंद का खाना बनाती, समय समय पर सबको चाय नाश्ता व खाना देती। वही घर की बड़ी बहू घर के किसी भी काम को हाथ न लगाती। पूरे समय बस वो अपनी सास के पास बैठकर अपनी देवरानी की चुगली ही करते रहती। पापा जी को दही बड़े बहुत पसंद है, आज मैंने उनकी पसंद से दही बड़े बनाए हैं। पापा जी तो आज खुश हो जाएंगे। क्या हुआ बहू, क्यों आवाज लगा रही थी तुम? पापा जी मैंने आपकी पसंद के दही बड़े बनाए हैं, बस इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप गरम गरम खा लीजिए। अरे वाह बहू, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मैंने दही बड़े नहीं खाए थे। लाओ जल्दी दे दो मुझे, इससे पहले कि उमा मुझे दही बड़े खाते देख ले, उससे पहले मैं दही बड़े खा लूं। काव्या, काव्या, कहाँ मर गई थी तुम? क्या तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं है? कब से चिल्ला रही हूँ मैं। माफ कीजिए मम्मी जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। कब से मैंने तुझे बताया है कि मेरे लिए नाश्ता बना, लेकिन अभी तक तूने मेरा उपमा तैयार नहीं किया है। इस घर में आए तुझे 6 महीने हो गए, लेकिन आज तक कोई काम ढंग का नहीं कर सकती। तुम्हें तो बहाना चाहिए बस। क्या बहाना चाहिए? अरे मैंने इसे जो काम बताया है पहले से वो काम करना चाहिए ना। वो असल में मम्मी जी मैं उपमा के साथ साथ ना दही बड़े भी बना रही थी, इसलिए मुझे जरा सी देर हो गई। सुन लिया तुमने, बहू ने तुम्हारी पसंद के दही बड़े भी बनाए हैं। एक काव्या बहू ही तो है जो सबकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है। और वैसे भी इसके आ जाने के बाद तुम और बड़ी बहू ने तो घर के कामकाज को हाथ लगाना भी छोड़ दिया है। हाँ तो क्या इसे ही शौक था ना इस घर की बहू बनने का, तो इस घर के सारे फर्ज निभाएगी। बस करो माँ बस करो, बेचारी काव्या को आए इस घर में 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब तो कम से कम उस बात को भूल जाओ और खुशी खुशी काव्या को इस घर की बहू स्वीकार कर लो। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? हर महीने तुम मुझसे यही बात करते हो और तुम्हें मालूम है कि मेरा जवाब भी क्या होगा। और नहीं मालूम होगा तो सुनो, इस घर में मेरी एक और एक मात्र बहू सिर्फ आरती ही है, जिसे मैं सच सम्मान पूरे गाजे बाजे के साथ इस घर में ब्याह कर ले आई हूँ, जो अपने साथ ढेर दहेज लेकर आई है, जो कम से कम हमारी हैसियत की है, जिसे बहू कहने में मुझे कुछ शर्मिंदगी नहीं होती है। मेरी बड़ी बहू को देखा है आपने? उसके माता पिता का रुतबा देखा है आपने? अरे मेरी बहू सर्वगुण संपन्न, पढ़ी लिखी, रंग रूप में किसी से कोई बात की कमी नहीं है। और मेरी उस सुंदर गुणवान पढ़ी लिखी रईस बहू की तुलना आप इस गांव की गावटी गवार से करती हैं, जो कि भगोड़ी है। जो लड़की अपने खुद के माँ बाप की ना हो सके, ये क्या हमारी होगी? उमा बस करो, वैसे भी तुम्हारा बेटा तुम्हारा कौन सा हो सका? तुम्हारे बेटे ने भी तो अपनी मर्जी से शादी की है ना, ये अपनी मर्जी से भागकर यहाँ तो नहीं आई है। वैसे भी बेचारी इस घर की सारी जिम्मेदारी अकेले उठाकर रखी है। सबको सबकी पसंद का नाश्ता बनाकर देती है, खाना बनाकर देती है, सबके कपड़े धोती है, कपड़े प्रेस करती है, और घर के जो भी काम है A to Z सब कुछ क्या वह बहू ही तो कर रही है ना। पापा जी घर के 4 काम कर देने से ना इसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी, या जो है या वही रहेगी। वैसे भी यह गांव की गरीब लड़की, इसे तो यह सब करने की आदत ही होगी ना, तो इसके लिए कौन सी बड़ी बात है यह सब करना। और आप लोग तो अच्छे से जानते हैं ना कि मैं करोड़पति बाप की बेटी हूँ। मेरे घर में मेरे आगे पीछे 4 नौकर घूमते थे। वैसे भी मुझे इन सब काम वाम करने की ना आदत नहीं थी। वह तो मैं इस घर की बहू बन गई थी, इसीलिए थोड़ी बहुत अपने फर्ज निभा रही थी। बहू वैसे तो आज तक मैंने पलटकर तुम्हें किसी चीज का जवाब नहीं दिया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे तुम इस घर की बहू हो, वैसे ही काव्या भी इस घर की बहू हो, और दोनों हम बहू होने से पहले ना एक इंसान हो, और एक इंसान को दूसरे इंसान के दुख दर्द को समझना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। पापा जी माफ कीजिएगा, पलटकर मैंने भी आपको कभी जवाब नहीं दिया है, लेकिन मैं भी आपसे एक बात कहती हूँ कि आप कभी भी इसके साथ मेरी तुलना मत कीजिएगा। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसकी जो हैसियत है ना, इतनी हैसियत के लोग हमारे घर में काम करते हैं। अरे मेरी प्यारी बहू, तुम नाराज होकर कहाँ जा रही हो? मैं हूँ ना, मैं इन्हें समझा दूंगी। आज के बाद कभी इस गरीब की तुलना तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। ये कर दिया मेरी बहू को आपने नाराज। अरे मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि हम इसे अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आप शौक से कीजिए, आरती उतारिए इसकी, लेकिन हमें फोर्स मत कीजिए। काव्या बेटा मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तुम्हें इस घर में तुम्हारी जगह नहीं दिला पा रहा हूँ। अरे क्या हुआ पापा, यहाँ तो बहुत इमोशनल सीन चल रहा है। नहीं नहीं जी, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। बस मैंने नाश्ते में ये दही बड़ा और उपमा बनाया था, वही पापा जी को दे रही थी, तो पापा जी अपनी पसंद का नाश्ता देखकर थोड़े भावुक हो गए हैं। अच्छा
भावुक होना तो पापा की शुरू की ही आदत है। अच्छा सुनो काव्या, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ ऑफिस से, हम लोग कहीं बाहर घूमने चलेंगे। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा प्लान किया तुमने। वैसे भी बहू को इस घर पे 6 महीने से ज्यादा होने लगे, तुम लोग अभी तक कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं गए हो। हाँ पापा, इसीलिए तो बड़ी मुश्किल से यह छुट्टी ली है मैंने। विकास जानता तो था कि भाभी और मम्मी काव्या को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन विकास को यह नहीं पता था कि उसकी भाभी और मम्मी काव्या के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हैं, क्योंकि वह विकास के सामने कभी भी काव्या के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करती थी। क्योंकि काव्या कभी भी अपनी जेठानी और सास के व्यवहार के बारे में अपने पति विकास से नहीं कहती थी, इसीलिए विकास को आज तक पता चल ही नहीं पाया था। काव्या बहुत खुश थी क्योंकि काव्या विकास के साथ पहली बार घर से बाहर कहीं घूमने जा रही थी। वह खुशी खुशी अपनी पैकिंग में लगी थी, लेकिन अचानक काव्या की तबीयत खराब हो जाती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, अजीब सा लग रहा है, जी मचल रहा है। अरे क्या हुआ तुम्हें काव्या? पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है मुझे विकास जी। 2-3 दिनों से खाने पीने से बहुत स्मेल सी भी आ रही है मुझे। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ तुम्हें कुछ दिनों से तुम ढंग से खाना पीना नहीं खाती हो, और ऊपर से माँ तुम्हारे ऊपर हर काम के लिए कितना दबाव बनाकर रखती है, फिर भी तुम खुशी खुशी यहाँ सबका काम करती हो। अरे तुम अपने शरीर के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती हो? मैं तो बस यही कोशिश में लगी हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी मम्मी जी का दिल जीत सकूं और वह भी मुझे खुशी खुशी स्वीकार कर ले। अरे वो सब ठीक है काव्या, हो जाएगा सब कुछ, लेकिन पहले तुम्हें स्वस्थ भी तो रहना पड़ेगा ना। कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले रहा हूँ और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। एक बार तुम्हारा अच्छे से चेकअप करवाना है मुझे। दिन ब दिन तुम कितनी दुबली होते जा रही हो। अरे नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस थोड़ा एसिडिटी सी लग रही है। नहीं, मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। कल तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना है तो चलना है। ठीक है जी। इस तरह विकास दूसरे दिन अपनी पत्नी काव्या को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ विकास और काव्या को पता चलता है कि वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं। यह बात सुनकर तो विकास और काव्या के मानो खुशियों के ठिकाने न होते हैं। अरे विकास और काव्या कहाँ गए हैं? जब मैं मंदिर से आ रही थी तो वह लोग घर से निकल रहे थे। अरे भाग्यवान, बहू की जरा तबीयत ठीक नहीं है तो विकास उसे डॉक्टर के पास लेकर गया है। अच्छा, इसी को कहते हैं केले खाते हुए गाल छिलना। अरे उसे ऐसा क्या हो गया जो रुपयों की बर्बादी करने वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया है? अच्छी खासी तो 4 टाइम खा रही है। अरे उमा, तुम्हें काव्या की फिक्र हो तब तो तुम जानो कि काव्या को क्या समस्या है। बेचारी कुछ दिनों से ढंग से खा पी नहीं रही है और वह कितनी दुबली भी होते जा रही है। कम से कम तुम्हें नहीं दिखता तो विकास को तो दिखता है। ये सब चोचले हैं घर से बाहर जाने के, बाहर जाकर मौज मस्ती करने के। हाँ, अगर तुम छोटी बहू को इंसान समझती तो बेचारी को दुख दर्द होता। तुम तो उसे इंसान समझती ही नहीं हो। तुम्हें तो बस छोटी बहू की वकालत करना बता दो। ना जाने उमा, उस बेचारी के अच्छे व्यवहार को तुम कब समझोगी? मम्मी जी, देवर जी और काव्या को गए 4 घंटे हो गए हैं। आपको नहीं लगता मम्मी जी ये सब काव्या के ड्रामे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि उसे कुछ हुआ है। अच्छा खा पी रही है, घर के काम कर रही है, फिर डॉक्टर को दिखाकर रुपए बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? हाँ बहू, मैं भी तो वही कह रही थी तेरे पापा जी से, लेकिन वह तो मुझे उल्टा ही सुना गए। फोन कीजिए देवर जी को। अब तक क्या कर रहे हैं? कहीं कोई शॉपिंग वॉपिंग करने तो नहीं बैठ गए? देखिए मम्मी जी, आपको ना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और ये काव्या की लगाम कस के रखनी चाहिए, नहीं तो सच में ये देवर जी के सहारे से अपनी मर्जी से जीने लगेगी। मेरी मर्जी के बिना कोई यहाँ सांस नहीं ले सकता, फिर वह अपनी मर्जी कैसे चला सकती है? ये लो आ गई महारानी मेरे बेटे के रुपयों में आग लगाकर। माँ, ये नाराजगी छोड़ो और ना आप मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटो। क्यों, तूने अपने लिए कोई दूसरी लड़की पसंद कर लिया है क्या, जिससे मैं धूमधाम से तेरी शादी मना सकूं तो मैं मिठाई बांटूं? अरे नहीं माँ, आप दादी बनने वाली हैं। क्या क्या सच में बेटा? क्या क्या खुशखबरी सुनाई है तुमने? अरे मेरा दिल तो गदगद हो गया। अब मैं नाचू गाऊं या कहीं उछल कूद करूं? बहुत खुशी हो रही है बेटा मुझे। मैं ये सुनने को तरस गया था। जाओ बेटा जाओ, बहू को अंदर कमरे में लेकर जाओ, इसे आराम करवाओ। और सुनो, अब इसकी ना बहुत अच्छे से देखभाल करनी है तुम्हें, और मैं भी बहू की पसंद का अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगा। ठीक है पापा। चलो काव्या अंदर चलो। क्या हुआ उमा? इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान मात्र नहीं है। अरे तुम्हें तो झूमना चाहिए, नाचना गाना चाहिए, उछल कूद करना चाहिए और जाकर अपनी सखी सहेलियों को मुंह मीठा करवाना चाहिए। ये भी कारण मुझे दादी बनाएगी और इसके माँ बनने की खबर सुनकर मैं झूमूंगी नाचूंगी? अरे जब मैंने इसे बहू माना ही नहीं है तो इसके बच्चे की दादी कहाँ से बन गई मैं? तुम मानो या ना मानो, लेकिन दादी तो तुम बन गई हो, चाहे तुम खुश हो या ना हो। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ और जा रहा हूँ मैं अपने दोस्तों का मुंह मीठा करवाने। खुश तो मैं तब होंगी जब मेरी बहू, जिसे मैंने पूरे सम्मान के साथ इस घर में ब्याह कर लाई हूँ, अगर वह माँ बनेगी ना, तब मैं खुशी मनाऊंगी और सबका मुंह मीठा करवाऊंगी। मैं उसके बच्चे की दादी कभी नहीं बनूंगी। तुम्हारी अकड़ ना एक दिन जरूर टूटेगी। तुम उस काव्या से नफरत करती हो तो करती हो, तुम उसके होने वाले बच्चे से भी नफरत करने लगी। अरे तुम इतनी घटिया विचारों की होगी ये मुझे मालूम न था। मम्मी जी, क्या आप सच कह रही हैं? क्या काव्या के माँ बनने की खबर सुनकर आपको खुशी नहीं हुई?
नहीं बहू, जरा भी खुशी नहीं हुई मुझे। खुशी तो तब होगी जब तुम मुझे अपने माँ बनने की खबर सुनाओगी। ये काव्या 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 का ड्रामा सुन सुनकर ना मेरा भेजा पक गया है। ऐसा लगता है कि न जाने कौन से जन्म का पाप भोग रही हूँ इसके साथ रहकर मैं। हे भगवान, अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। मेरी शादी को 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक मैंने माँ बनने की खुशखबरी नहीं सुनाई है मम्मी जी को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं माँ ही नहीं बन पाऊंगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर गलती से भी ऐसा कुछ हो गया तो मम्मी जी चाहे उस काव्या से लाख नफरत करे, धीरे धीरे करके वह उसे अपनी बहू स्वीकार कर ही लेगी और मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। अब आरती बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि शादी के इतने साल हो जाने के बाद भी वह माँ नहीं बन पाई थी। काव्या की माँ बनने की खबर सुनकर आरती बहुत परेशान हो जाती है और दूसरे ही दिन वह अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जाती है। आरती की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद आरती बस दिन रात भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि वह जल्द ही माँ बन जाए। तुम्हें कुछ भी खाने का मन करे ना तो तुम मुझे बता देना काव्या, मैं तुम्हारे लिए तुरंत ही लेकर आ जाऊंगा। हाँ जी, लेकिन फिलहाल तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। काव्या, एक बात का विशेष ध्यान रखना। डॉक्टर ने कहा है ना कि ऐसी अवस्था में तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना है, किसी की बातों को दिल से नहीं लगाना है, बस हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी है। और हाँ, मम्मी और भाभी की बातों को तो तुम जरा भी दिल से मत लगाना, उनकी तो आदत है, वह कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ हाँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी देखभाल खुद ही कर लूंगी। ठीक है, आप न अपने काम में अच्छे से ध्यान दीजिए, मन लगाकर काम कीजिए, क्योंकि अब आपको एक और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो काव्या, आने वाले मेहमान के लिए तो मैं इतने सारे उपहार सजा कर रखूंगा कि वह भी मुझसे मिलने के बाद खुश हो जाएगा कि मेरे पापा कितने अच्छे हैं जो मेरे लिए इतने सारे उपहार लेकर आए हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वह बच्चा पैदा होते ही तुम्हें पहचानने लगेगा कि तुम उसके पापा हो और तुमने उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए हो। इस तरह काव्या और विकास के जीवन में ढेर सारी खुशियां आ गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। लेकिन विकास के जाते ही विकास की भाभी और माँ काव्या के ऊपर खूब अत्याचार करती, घर के सारे काम करवाती और जैसे ही विकास के आने का समय होता तो काव्या को उसके कमरे में भेज देती ताकि विकास को लगे कि वह घर का कोई काम नहीं कर रही है। आरती, क्या हो गया तुम्हें? कुछ दिनों से देख रहा हूँ, बहुत खोई खोई सी रहती हो तुम। अरे चिंता किस बात की है, डॉक्टर ने कह दिया है ना कि तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है और मेरी भी रिपोर्ट, तो ईश्वर की इच्छा होगी तो जल्द ही तुम माँ बन जाओगी और मैं पिता। हाँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी ही बच्चा चाहिए। कैसी बात कर रही हो? बच्चा कोई बाजार से लेने वाला खिलौना तो नहीं है जो तुम्हें जब मर्जी हो तब चाहिए। जब ईश्वर की मर्जी होगी तभी बच्चा होगा, ठीक है ना? अब ये बेकार की उदासी छोड़ो और जैसे रहती थी वैसे रहो। मैं तो चला अपने काम से। इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे बच्चे की इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। अगर काव्या ने इस घर को पहले वारिस दे दिया तो सच में इस घर की प्रॉपर्टी, धन दौलत सब में मेरा अधिकार कम हो जाएगा। क्योंकि मम्मी जी चाहे कितना भी गुस्सा दिखाए, कितनी ऊपरी मन से गाली गलौज करे काव्या से, लेकिन जब बेटा पैदा हो जाएगा तो माँ जी उस बच्चे को गले से लगा लेगी और मुझे भूल ही जाएगी। फिर मैं इतनी अमीर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, रंग रूप में काव्या से कहीं 10 गुना आगे हूँ, और फिर जब माँ जी उसे प्यार से स्वीकार कर लेगी तो उसमें और मुझ में क्या ही अंतर रह जाएगा। मैं मम्मी से बात करती हूँ फोन लगाकर। हेलो हेलो मम्मी, क्या कर रही हैं आप? अरे आरती, क्या हुआ बेटा? तू इतनी उदास क्यों लग रही है मुझे? क्या कोई बात हो गई है? जिस बात का डर था मम्मी वही हो गया। क्या मतलब? क्या तेरी वो गवार देवरानी माँ तो नहीं बन गई? हाँ मम्मी, वो माँ बनने वाली है। अरे ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ बेटा। अगर सच में उसने बेटे को जन्म दे दिया तो तेरी सास तो उसे खुशी खुशी गले लगा लेगी और तुझे भूल ही जाएगी। फिर हमने तेरी शादी के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, फिर उस घर में जब दोनों का मान सम्मान एक जैसा हो जाएगा तो हमारे लाखों रुपए दहेज देने का मतलब ही क्या निकल जाएगा? क्योंकि वो काव्या तो बिना रुपए पैसे खर्च किए तुम्हारी ही बराबरी से उस घर में राज करेगी। माँ कुछ तो उपाय बताइए माँ, जिससे इस घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से ना जाए। इस तरह आरती ने अपनी मम्मी से बात की और उनसे सलाह मांगी कि यदि उसे बच्चा ना हो तो वह क्या करेगी। आरती की भी मम्मी ने उसे खूब अच्छे से समझाया और अपनी माँ से बात करने के बाद आरती सीधे अपने सास के पास चली जाती है। ला 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 ला। कहीं मम्मी जी की खुशी का कारण यह तो नहीं कि वो दादी बनने वाली है, इसीलिए इतने गाने गुनगुना रही है। अरे आरती बेटा, क्या हो गया? क्या सोच रही हो? बताओ क्या बात है? बोलो ना, मैं सुन रही हूँ, क्या बात है? मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ कहो। मम्मी जी, अगर उस काव्या ने इस घर को पोता दे दिया तो आप तो सारे गिले शिकवे भूलकर काव्या को गले से लगा लोगी और अपने पोते के साथ खूब खुशियाँ मनाओगी और ऐसे आप मुझे भूल जाओगी। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि चाहे वह मुझे एक पोता दे चाहे 4 पोता दे, मैं ना उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यह सब कहने की बात है मम्मी जी
क्योंकि देखिए ना, मेरी शादी को 3 साल होने को आए, लेकिन अभी तक मुझे माँ बनने की खुशखबरी नहीं मिली है। और अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो इस घर की सारी दौलत तो उस काव्या और काव्या के बच्चे के हिस्से में चले जाएंगे और मेरे हाथ में कुछ नहीं लगेगा मम्मी जी। बस यही सोच सोच कर मन बहुत घबरा रहा है। तू पागल तो नहीं हो गई है? अरे तू मेरी पसंदीदा बहू है, तू मेरी पसंद से इस घर में आई है और मेरे मन मुताबिक दहेज भी लेकर आई है, फिर मैं तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? क्या मैं तुझे खाली हाथ रहने दूंगी? अरे बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और यह जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे अधिकार के लिए कर रही हूँ। लेकिन एक बात भूलना मत महारानी, कानूनी तौर से काव्या इस घर की बहू है और काव्या का होने वाला बच्चा इस घर का वारिस। इस हिसाब से इस घर के हर एक चीज पर काव्या का बराबरी का अधिकार है। वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ये कानून की किताब ना मैंने नहीं पढ़ रखी है और ना ही मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने तो सोच भी लिया है कि अब मुझे क्या करना है। क्या मतलब क्या करना है? यही कि अब ना मैं अपने दोनों बेटों के बीच में बंटवारा करना चाहती हूँ। क्या ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं अपने दोनों बच्चों के बीच में इस घर में जो भी संपत्ति है, पुश्तैनी, जो भी जेवर मकान जो भी है, वह सबका मैं बंटवारा करना चाहती हूँ और मैं अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू को इस घर का 75% हिस्सा दूंगी और अपने छोटे बहू और बेटे को इस घर का मात्र 25% हिस्सा दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे दोनों ही हमारे बच्चे हैं, फिर इतना भेदभाव कैसे कर सकती हो तुम? आज मुझे ना अपने ससुर जी के फैसले पर बहुत गर्व हो रहा है। ससुर जी कहते थे कि उनका बेटा बहुत ही भोला भाला सीधा साधा है, इसीलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी इकलौती बहू के नाम पर करेंगे और अच्छा हुआ कि उन्होंने यह प्रॉपर्टी मेरे नाम पर की है। अब मैं अपनी मर्जी से अपने दोनों बेटों के बीच का बंटवारा कर सकती हूँ। बस शाम को मेरे दोनों बेटे आ जाएं तो मैं उनके सामने बात रखूंगी और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है और मेरी मर्जी मैं किसको कितना देना चाहती हूँ। उमा जी की बात सुनकर उनके पति आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन सच में वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। ये हुई ना बात। अच्छा ही हुआ कि मम्मी जी ने 75% हिस्सा हमें देने की बात कही है। अब हमारे पास बहुत सारी दौलत होगी जो कि देवर जी और देवरानी के पास नहीं होगी। दीदी, दीदी आपकी कॉफी। हाँ, रख दो यहीं। अरे काव्या, तुम तो डॉक्टर के पास गई थी ना, कब आ गई? अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ दीदी। क्या कहा वैसे डॉक्टर ने तुम्हें? तुम्हारा बच्चा सही सलामत है कि नहीं? अरे दीदी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ, मेरा बच्चा सही सलामत है और मेरे कोख में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे पल रहे हैं। क्या तुम 2 बच्चों को जन्म देने वाली हो? हाँ दीदी, डॉक्टर ने बताया है। फिर तो बधाई हो, तुम्हें तो ढेर सारे रुपए, पैसे, गहने सब कुछ मिलेंगे। तुम इस घर को वारिस जो देने वाली हो। वैसे काव्या, बड़ी अच्छी किस्मत लेकर आई हो तुम। माँ बाप तो तुम्हारे फटीचर हैं, लेकिन ससुराल में तो तुम्हारी चांदी ही चांदी हो रही है। अरे चांदी क्या कहूँ, सोना ही सोना हो रहा है। अच्छा मौका है अपने ससुराल वालों को लूटने का। दीदी, हमें रुपए, पैसे, धन दौलत का कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं चाहिए हमें। और रही बात हमारे माँ बाप की, तो माँ बाप के पास जितना भी था उन्होंने बहुत सुकून और संतोष के साथ हमारी परवरिश की है, हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। हाँ, अब तो तुम ऐसे ही लेक्चर दोगी और ऐसे सबके सामने अच्छी बनने की कोशिश करोगी, लेकिन याद रखना, माँ जी ने प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात कर दी है। तुम्हें सिर्फ इस प्रॉपर्टी और घर का 25% हिस्सा मिलेगा और 75% हिस्सा मुझे मिलेगा। ठीक है ना दीदी, कोई बात नहीं, जितना भी मिलेगा उतने में मैं और मेरे बच्चे खुशी खुशी जीवन यापन कर लेंगे। वैसे भी आपके हिसाब से तो हम गरीब लोग हैं, हमें गरीबी में रहने की आदत है। इसे गुस्सा क्यों नहीं आता? इसे गुस्सा दिलाने की कितनी कोशिश करती हूँ, लेकिन हर बात में बस ये हंसती ही रहती है। नहीं माँ, ऐसे मत कीजिए, अभी मेरी पत्नी गर्भवती है और दिन भर मैं ऑफिस चला जाऊंगा तो यह बेचारी कैसे उस सामने वाले मकान में अकेले रह पाएगी? वह सब मैं कुछ नहीं जानती, बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू के साथ ही रहूंगी और हम लोग इसी घर में रहेंगे सब। लेकिन तू और तेरी पत्नी वह सामने वाले छोटे से 2 कमरे के मकान में रहोगे और हमेशा तुम्हें वही रहना है, क्योंकि वह तुम्हारे हिस्से में मिला है, क्योंकि तुम्हें इस प्रॉपर्टी का मात्र 25% भाग ही मिला है। माँ, बात ऐसी नहीं है कि मुझे ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए, बस मैं इतना चाहता था कि जब तक मेरी पत्नी बच्चे को जन्म न दे दे तब तक तो कम से कम आप इसी घर में रहने देते, नहीं तो अकेले कैसे सब कुछ मैनेज करेगी माँ? उसका ठेका हमने नहीं लेकर रखा है। जैसे तुमने अपनी मर्जी से इसे उठाकर यहाँ ले आया है, वैसे इसकी जिम्मेदारी उठाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। माफ करना विकास, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि तेरे दादाजी ने यह प्रॉपर्टी तेरी माँ के नाम पर कर दी थी। नहीं माँ, यह तो सरासर गलत है, आपको विकास के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकती माँ। अब तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सब मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी मर्जी, मैं अपनी प्रॉपर्टी में किसे कितना हिस्सा दूं और किसे कितना ना दूं। अरे शेखर जी, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? जब मम्मी हमें खुशी खुशी 75% हिस्सा दे रही है तो क्यों जानबूझकर अपना हाथ चलाना चाहते हो? जो जितना मिल रहा है उसमें खुश रहिए ना, अपना हिस्सा अपने भाई को देने की कोशिश क्यों कर रहे हो आप? कितनी निर्दयी हो तुम आरती,
तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि काव्या इस वक्त गर्भवती है और वह दो बच्चों को अपने कोख पर पाल रही है, और ऐसे समय में भी जब कोई औरत उसके आसपास ना होगा तो बेचारी अपनी दुख दर्द तकलीफ किसको बताएगी, क्योंकि विकास तो दिन भर ऑफिस चला जाएगा। शेखर, तू ना ज्यादा ज्ञान वाली बात मत कर। जब विकास ने इससे शादी करने से पहले हम लोगों के बारे में नहीं सोचा, हमारी राय लेना जरूरी नहीं समझा, फिर हम क्या सोचे इसके बारे में। माँ, मुझे धन दौलत भले कुछ मत दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन कम से कम जब तक मेरी बीवी की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक तो हमें इस घर में अपने आसपास रहने दीजिए माँ। उसके बाद मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर कहीं भी चला जाऊंगा। नहीं मतलब नहीं, मैंने फैसला कर लिया मतलब कर लिया। अब मेरे फैसले को ना कोई नहीं बदल सकता। और हाँ, एक बात और, जाते जाते तुम इस घर से कोई भी गृहस्थी का सामान नहीं लेकर जाओगे। तुम्हें अपनी गृहस्थी खुद ही बतानी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक पाव चावल तक नहीं दूंगी। काव्या, काव्या मुझे माफ कर देना काव्या, मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं नहीं विकास जी, ऐसा मत बोलिए। मैं आपके साथ हर परिस्थिति में खुश रह सकती हूँ। आप मुझे चाहे एक पेड़ के नीचे भी रखेंगे ना तो मैं खुशी खुशी रह लूंगी। और माँ जी का तो हम पर इतना एहसान है कि उन्होंने हमें 2 कमरे का मकान दिया है। और अब ना आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस आप ईमानदारी से मन लगाकर अपना काम कीजिए। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। और नहीं तो क्या, जब अलग रहकर एक एक रुपए जोड़कर अपनी गृहस्थी बनाएंगे ना ये लोग, तब इन्हें दाल आटे का भाव समझ में आएगा। इस तरह उमा जी को उनके दोनों बेटे और पति समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उमा जी तो जैसे जिद पर अड़ चुकी थी। अब वह अपने छोटे बेटे और बहू को अपने घर में रखना ही नहीं चाहती थी। जब उमा जी किसी की बात नहीं मानती है तो विकास मजबूर होकर अपनी पत्नी को लेकर उस 2 कमरे के मकान में जाकर शिफ्ट हो जाता है। उमा जी इतनी कठोर निष्ठुर निर्दयी थी कि एक चम्मच तक नहीं दिया था उन्होंने अपने बेटे बहू को। विकास तो रोते हुए अपने घर से निकलता है, लेकिन काव्या को तो मानो किसी बात की कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दुख नहीं था। वह मुस्कुराते हुए उस घर से निकलती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी के अगले भाग के लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। यदि आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट देखना हो तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ।